हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आज हम लोग आइसोमेरिज्म में बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जेई नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम एक तरफ से देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि इसको सिंसियरिटी से पढ़िएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपको फिर क्वेश्चन के आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली होती क्या है। देखो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा रिकॉल कर दूं। मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म को हम दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम लोगों ने 5 टाइप पढ़ लिए थे: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। एक और है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसके बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था बीच में ही। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद जो हमारा दूसरा टाइप था वो था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, बट उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हो, या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग हो, या कहें तो बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और ऐसी आइसोमरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक था कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और दूसरा था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस है मैंने लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया हुआ था। यहाँ मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा और डायरेक्टली आपको बताऊँगा कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक था जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसको हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में कंप्लीट डिस्कस किया था, जो डेवलप होती है या जिसके पीछे का जो रीज़न है वो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या फ्रोज़न रोटेशन। और फ्रोजन रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जब स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हो जाते हैं तो ऐसे आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस आइसोमरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। आज हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का सेकेंड वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में देखो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, इवन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, बट जो कंपाउंड होता है उसका जो बिहेवियर होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, या बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं और बोलते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। और ऐसे कंपाउंड्स दो फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। एक का बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अलग होगा और तो दूसरे के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर अलग होगा। तो इन सब के बारे में हम लोगों को काफ़ी डिटेल में बात करनी है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातों को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं टाइम आपका बचे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपने इस लेक्चर में डिलीवर कर दें, इसलिए मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को आपके लिए लिख रखा है, जिससे समझाने में भी आसानी होगी और आप सभी लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी। तो आइए बिना देर करे हुए हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब जो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आगे लिखा है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। इवन सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस एक जगह देखने के लिए मिलता है और वो डिफरेंस
होता है जब हम ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आप कहोगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में अभी बात करते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में अगर हम इन ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल रिएक्शंस को साइड से रख दें, तो हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एक अंतर है कि इनका जो बिहेवियर है वो टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो लिखा है दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PPL। तो इनका जो बिहेवियर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड ऑलमोस्ट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो आपको पहले ही पता होगी, और नहीं पता थी तो अब आपको पता चल गई होगी। अब बच्चों हम लोग आगे सबसे पहले सीखते हैं चीज़ों को कि हमारे लाइट का जो नेचर है वो कैसा होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, अब हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चे बताएं यहाँ पर, जो हमारी लाइट है, चाहे वो बल्ब से आ रही हो या फिर सूरज से आ रही हो, जो हमारी लाइट है जिसको हम प्रकाश कहते हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिनको चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। और ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स अलग हैं, जैसे साउंड वेव हैं, वो मैकेनिकल वेव हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लाइट वेव कह रहे हैं, वो कैसी वेव हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें आप दो बातें याद रखिए, इसमें दो तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, दूसरा होता है मैग्नेटिक वाइब्रेशन। या आप ऐसा समझ लो, दो तरह के वेक्टर से मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स, दूसरे होते हैं मैग्नेटिक वेक्टर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिकल और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं। तो एक जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डिनरी लाइट का, वो ये इस तरह का दिखता है, एक इलेक्ट्रिकल वेक्टर, एक मैग्नेटिक वेक्टर, एक इलेक्ट्रिकल वेक्टर, एक मैग्नेटिक वेक्टर। तो कहने का मतलब है एक ऐसी लाइट्स जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस को वेक्टर्स के माध्यम से परपेंडिकुलर रखते हुए दिखाया जाता है, तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट में हर एक प्लेन में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेक्टर्स पाए जाते हैं, हर एक लाइन में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेक्टर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट होती है। अब होता क्या है कि ऑर्डिनरी लाइट जो बल्ब से मिल रही है या जो सूर्य से मिल रही है, ये तो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। अब अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम किसी क्रिस्टल से पास करें, ये क्रिस्टल थोड़ा स्पेशल टाइप का क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल क्या करे कि जो वाइब्रेशंस हैं उसमें सारे वाइब्रेशंस को पास ना करे, केवल यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही दिशा वाले वाइब्रेशंस को पास करे, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो क्रिस्टल है उसने जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको एक स्पेशल लाइट में कन्वर्ट कर दिया, और उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं पोलराइज़र। और पोलराइज़र से जब लाइट गुजरती है तो जो एट लास्ट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर हुआ? तो ऑर्डिनरी लाइट को छान करके, ऐसा समझ लो, किसी भी, जैसे 2 मिनट के लिए सोचो कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एग्ज़ाम लिया और उस एग्ज़ाम में मान लो 5 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो हमने
स्क्रीनिंग लिया या कहें तो प्री एग्जामिनेशंस लिया, तो प्री एग्जामिनेशंस में हमने थोड़ा हल्का पेपर बनाया, छांट दिया बच्चों को। 5 लाख में से पता चला 4 लाख बच्चे बाहर हो गए, हमने केवल 1 लाख बच्चे छांट लिए और कहा कि ये वो 1 लाख बच्चे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक कर सकते हैं। अब हमने दूसरा एग्ज़ाम लिया, दूसरे एग्ज़ाम में पता चला हमने मात्र 400 बच्चों को सिलेक्ट किया, बाकी सब बच्चों को बाहर कर दिया। तो छांटना, छानना, यही काम होता है पोलराइज़र का। पोलराइज़र से जब हम लोग लाइट को पास करते हैं तो जो वाइब्रेशंस है, जो कि हर संभव डायरेक्शन में था, जब वो वाइब्रेशंस केवल यूनिडायरेक्शनल रह जाता है, तो जो यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशन वाली जो लाइट हमको मिलती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में पीपीएल, हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो यही समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमको मिला, इसी लाइट की एक बड़ी शानदार क्वालिटी होती है, या कुछ कंपाउंड्स की बड़ी शानदार क्वालिटी होती है कि अगर उन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से अगर हम पीपीएल को पास करें, पीपीएल को गुजार दें, तो पीपीएल का जो रोटेशन है, पीपीएल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका जो रोटेशन अगर कोई कंपाउंड कर देता है तो हम कहते हैं कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, या ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और ये स्पेशल टाइप की फिनोमेना या स्पेशल टाइप के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, तो हम लोग नेचर ऑफ लाइट को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या क्या चीज़ लिख रखी है, जो मैंने बताई है सारी चीज़ें वही हैं। सबसे पहले हमने लिखा है नेचर ऑफ लाइट। लाइट जो है वो कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये दो फील्ड से मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम वेक्टर से दिखाएं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। सॉरी, परपेंडिकुलर ये था, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। फिर हमने ये वाली फील्ड फिर दिखाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारी कैसी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो जितनी भी संभव प्लेन हो सकते हैं उन सभी प्लेन्स में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो स्ट्रक्चर या जो ये डायग्राम बना है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? ऑर्डिनरी लाइट का। ठीक है, यहाँ लिखा भी है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट है जो प्रोपगेट करती है, ये लाइट की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, इसके सभी परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल्स वेक्टर होते हैं, और उसके परपेंडिकुलर में क्या होते हैं? मैग्नेटिक वेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है। अब जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं, कहाँ से? पोलराइज़र से। देखो हमने क्या काम किया? ऑर्डिनरी लाइट को पास किया कहाँ से? पोलराइज़र से। मैंने आपको बताया था पोलराइज़र का मतलब ऐसा क्रिस्टल जो सारे प्लेन्स वाले लाइट्स को पास नहीं करता है, केवल कोई स्पेशल टाइप को ही पास करता है। देखो लिखा है इट कट ऑफ ऑल वाइब्रेशंस एक्सेप्ट फॉर एनी वन प्लेन। मीनिंग समझ रहे हो? देखो ये हमारे पास थी ऑर्डिनरी लाइट, ये हमारे पास थी ऑर्डिनरी लाइट, और इसको हमने एक पोलराइजर से पास किया। इस पोलराइजर का नाम था निकोल प्रिज्म। इसका नाम है निकोल प्रिज्म, ये लिखा है निकोल प्रिज्म पोलराइजर है, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इस निकोल प्रिज्म से जब हमने ऑर्डिनरी लाइट को पास किया, तो जिस तरह से परीक्षा में कुछ बच्चे पास होकर आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह का काम पोलराइजर ने किया। पोलराइजर ने इस ऑर्डिनरी लाइट को जब उसमें से गुजारा गया, तो केवल यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशन वाली लाइट जो है वो गुजरी, आगे निकल गई,
और इसी को कहा गया कि यही है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। और जो था वो था ऑर्डिनरी लाइट, जिसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कह रहे थे। अब हमने अगले स्टेप में ये जाना कि भाई हम ये तो समझ गए कि भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है, या जो बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलग अलग होता है, इसको कैसे समझेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़ को। देखो अब नेक्स्ट चीज़ में हमने क्या चीज़ देखी है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, मतलब वो कौन से सब्सटेंस है जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, या कहें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे उन्हीं को तो बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, अब उसमें से हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को निकाला। अब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी निकल गई, बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधी निकल गई, जैसा डाला वैसे ही निकल गया, तो हम बोलेंगे कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसने तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर अपना इंपैक्ट ही नहीं डाला। और अगर हमने मान लो लाइट से को गुजारा और ग्लूकोज ने उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, कहना सर ये क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कितना एंगल घुमा हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर का यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि कितना एंगल घुमा है या नहीं घुमा है, ये चीज़ पता लगाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सोल्यूशन से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें और प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाए ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे कि द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। प्रैक्टिकली अगर हमें देखना हो कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड का सोल्यूशन बनाओ और सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें से क्या करो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करो। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाती है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर वो कंपाउंड अपना इफेक्ट डालता है जिसकी वजह से वो टर्न हो जाती है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल करने की। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। मगर मान लो हमने एक आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दिया कॉपी पर और आपसे पूछा क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहले तो वो कंपाउंड लाना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, पोलरीमीटर से पास पोलरीमीटर पर जाकर के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप डिसाइड कर पाओगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो प्रैक्टिकल करके देखना ये अलग चीज़ है, एक अलग पार्ट है। और हर बार प्रैक्टिकली थोड़ा ना करते रहेंगे, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम कंपाउंड को देखें और पता लगाने लगें कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो चेक करते हैं वो क्या करते हैं, कायरलिटी चेक करते हैं। अगर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा कायरल है, या कहें तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी अगर उसके अंदर मौजूद है, तो कहोगे सर ये कायरल क्या है। कायरल को आप ऐसा समझ लो कि अगर हमारा कंपाउंड डाइसिमेट्रिक है तो हम कहते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो कायरल है। अब कहोगे सर ये डाइसिमेट्रिक क्या होता है। डाइसिमेट्रिक को आप ऐसा समझो कि हमारे कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए सोचो, हम अपने शरीर को देखें। अगर हम अपने शरीर को देखें 2 भागों में बांटें तो देखो एक आंख इधर एक आंख इधर, एक भौं इधर तो एक भौं इधर, कुछ दांत इधर कुछ दांत इधर, ये एक हाथ इधर एक हाथ इधर। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो प्रकृति है वो सिमेट्री को फेवर करती है। प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें से अधिकांश चीज़ें कैसी हैं, सिमेट्रिकल है। और अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल नहीं है मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है, अब सिमेट्री को चेक करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। इवन सिमेट्री में हम लोग 4 तरह की सिमेट्री को टोटल डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम हिंदी में सममित तल कहते हैं। दूसरी होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम सममित केंद्र कहते हैं।
तीसरा होता है अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और चौथा होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इन 4 तरह की सिमेट्रीज पर हम बात करते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी सिमेट्रीज के बारे में आपको हायर क्लास में बताया जाएगा, बट फिलहाल हम इन 4 तरह की सिमेट्रीज में केवल 2 तरह की सिमेट्रीज को सुनते हैं, देखते हैं। एक का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरे का नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होती है हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा समझ लो कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसके पास ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? वो कंपाउंड कैसा होगा? कायरल होगा। और अगर वो कंपाउंड कायरल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि उस कंपाउंड से को अगर हम सॉल्यूशन के फॉर्म में रखें और उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करें तो वो या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, और जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड या उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। और जो डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केवल और केवल जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति जो बिहेवियर होता है वही मात्रा अलग होता है। जो डेक्स्ट्रो होते हैं वो क्लॉकवाइज घुमाते हैं और जो लीवो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और प्रकृति में दोनों पाए जाते हैं, डी भी पाया जाता है और एल भी पाया जाता है। बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जिसको हम एनेंशियोमर्स के नाम से जानते हैं। खैर ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी में ज़्यादा बता दी, बट अभी अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ें तो हम आपसे पूछें कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, तो आप कहोगे ऐसे कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर कायरलिटी पाई जाती है या जिनका अणु कायरल होता है वो क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। मॉलिक्यूलर कायरलिटी को समझने के लिए आप कह सकते हो कि जिनके अणु कायरल होते हैं या जिनके अणु डाइसिमेट्रिक होते हैं या जिनके अणु में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, उनको बोला जाता है कि ये डाइसिमेट्रिक हैं, मतलब ये कायरल हैं, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे। मतलब यदि इनके सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो कहलाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो क्या कहलाएंगे? लीवो रोटेटरी। और यदि कोई कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सिमेट्री मौजूद है, फिर चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो फिर चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, अगर वो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स हैं तो फिर अगर हम उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसी गई वैसी बाहर निकल जाएगी। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब हमारी कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं उस कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। मतलब जो सिमेट्रिकल होंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, वो कंपाउंड्स के सॉल्यूशन से अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो अनअफेक्टेड वे में सीधी निकल जाएगी, बिना कोई डिस्टर्बेंस के सीधी निकल जाएगी। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को देखो लिखा हुआ है, देखते हैं। कुछ चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स बना के लिखी हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है विच कैन रोटेट पीपीएल, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और इसके लिए ज़रूरत किसकी है? मॉलिक्यूलर कायरलिटी की ज़रूरत है या फिर डाइसिमेट्री होना चाहिए। डाइसिमेट्रिक अगर कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कायरलिटी उसके पास है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है विच कैन नॉट रोटेट पीपीएल, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, इनके पास किसी न किसी टाइप की सिमेट्री होती है, फिर चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और समझा दीजिए, तो देखो बच्चों यहाँ समझ लो आप लोग। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है COOH, COH, H, COH, H एंड COOH। देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को हम बीच से काट दें
ये हमने इस कंपाउंड को बीचों बीच से काट दिया, तो आप बताओ इस बीचों बीच से काटने से क्या होगा, जैसा कंपाउंड जितना हिस्सा ऊपर वाला है कुछ कुछ वैसा ही हिस्सा तो कहाँ है, ये नीचे वाला है। मतलब नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, सेम है। देखो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा सेम है। ओ एच इधर है, ओ एच इधर है, सी डब्ल्यू एच ऊपर है, सी डब्ल्यू एच ऊपर है, सी ऊपर है, सी ऊपर है, एच ऊपर है, एच नीचे है। तो इसको हम बोलते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड्स को दो भागों में काट दें और दोनों भाग बराबर जैसे दिखाई दें तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद बात करें कि जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, हम आपसे पूछें क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप खुद सोचो, आप कहोगे सर इसको बीच से काट दो। देखो जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है, एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे है, एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे, तो जो हिस्सा ऊपर है वही हिस्सा नीचे है, तो हम कहेंगे कि यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। आप कहोगे सर प्लेन क्या ऐसे ही काटना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं काटोगे, ऐसा भी काट सकते हो, आप इस तरह भी काट सकते हो, आप प्लेन कोई भी ले सकते हो, कितने भी तरह के प्लेन काट सकते हो। कहोगे प्लेन तो यहाँ से भी काटा जा सकता है, इस तरह से भी प्लेन्स को कट कर सकते हो, आप इस तरह से भी प्लेन को कट कर सकते हो। तो कहने का सेंस हुआ कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड्स को हम बीच से कहीं से काट दें, और काटने का मतलब है कि एक कट लगा दें और कट लगाने पर जो हिस्सा एक मिले वैसा ही हिस्सा दूसरा मिले, तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड्स के पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर इसी तरह से एक एग्जांपल हम और देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CONH, CONH, CH3H, CH3H। बच्चों देखो ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में एक सेंटर है, इस सेंटर से जितनी एक दिशा में जाओगे तो एक ग्रुप मिल रहा है CO, उतना ही पीछे जाओगे तो दूसरा ग्रुप मिल रहा है CO। एक तरफ चलोगे तो एक ग्रुप मिल रहा है NH, उतना ही पीछे चलोगे तो दूसरा ग्रुप मिल रहा है NH। इधर चलोगे तो आपको मिल रहा है कार्बन, उसके पीछे साइड में चलोगे तो भी क्या मिल रहा है, कार्बन। इधर चलोगे तो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, उतना ही पीछे की तरफ चलोगे तो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। इस तरफ चलोगे तो मिल रहा है CH3, और उसके पीछे साइड में चलोगे तो इस तरफ क्या मिल रहा है, CH3। मतलब इस कंपाउंड के पास एक ऐसा सेंटर है जिस सेंटर से एक दिशा में जाने पर जो ग्रुप मिल रहा है वही ग्रुप विपरीत दिशा में जाने पर भी रिपीट हो रहा है, सेम ग्रुप मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कंपाउंड के पास क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको हम शॉर्ट में COS कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम POS कहते हैं। तो अगर हमारे कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब उस कंपाउंड से अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो अनअफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधी निकल जाएगी। और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो डाइसिमेट्रिक है, मतलब वो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कायरल है, तो अगर हम उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में घूमेगी। मतलब वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आई थिंक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कौन करते हैं, जिनके पास मॉलिक्यूलर कायरलिटी होती है। मॉलिक्यूलर कायरलिटी किसके पास होती है, जो डाइसिमेट्रिक होते हैं। डाइसिमेट्रिक कौन होते हैं, जो जिनके पास ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वो डाइसिमेट्रिक होते हैं। मतलब उनके मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, मतलब उनमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने पर वो रोटेट कर जाता है। और जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी एक मौजूद रहती है, तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड कैसे हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड हैं। वो कंपाउंड कायरल नहीं होते हैं और वो प्लेन पोलराइज लाइट पर अपना कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। मतलब वो कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कैसे करें। मतलब चेक कैसे करने का मतलब है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं है, इसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करें। तो प्रैक्टिकली चेक करने के लिए देखो मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है, हाउ वी कैन चेक दैट द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट।
हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या फिर हाउ वी कैन मेज़र द ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे कोई कंपाउंड है वो ऑप्टिकली रोटेट कर रहा है 30 डिग्री, दूसरा कंपाउंड है उसने रोटेट किया 40 डिग्री। 40 डिग्री सेंस ये है कि किसी कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव गुण ज़्यादा है, किसी में कम है, तो कैसे पता लगेगा किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो कहने का सेंस है हम ऑप्टिकली एक्टिविटी को मेज़र कैसे करते हैं, या हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे पता लगाते हैं, तो प्रैक्टिकली पता लगाने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है उसका नाम होता है पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट में जो प्रोसेस होती है वो मैं यहाँ डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। देखो एक बल्ब लगा होता है, इस बल्ब से जो लाइट निकलती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, साधारण प्रकाश होता है। ये साधारण प्रकाश आगे जाके गुजरता है एक क्रिस्टल से जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म में जब ऑर्डिनरी लाइट गुजरती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्लेन पोलराइज लाइट में। अब प्लेन पोलराइज लाइट जब बन जाती है तब आगे उसको मिलती है एक ट्यूब। उस ट्यूब में भरा रहता है सॉल्यूशन, किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का विलयन भरा रहता है। किस पदार्थ का विलयन भरा रहता है, जिसके बारे में हमें पता लगाना है। मान लो ग्लूकोज के बारे में पता लगाना है तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा रहेगा। मान लो सुक्रोज के बारे में पता लगाना है तो सुक्रोज का विलयन इसके अंदर भरा रहेगा। तो जिस सब्सटेंस के बारे में हमें पता लगाना है उसका सॉल्यूशन हम इस ट्यूब में भर देते हैं। अब इस ट्यूब में से जब प्लेन पोलराइज लाइट गुजरेगी तो गुजरने के बाद जब वो बाहर निकलेगी तो बाहर जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो रिजल्ट हमें बताएगा कि कंपाउंड में कौन सा नेचर देखने के लिए हमको मिल रहा है। इसमें 3 तरह के रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। रिजल्ट नंबर 1 जो हमको देखने के लिए मिलता है कि अगर लाइट अनइफेक्टेड है, मतलब इस पर कोई भी चेंज देखने के लिए अगर हमको नहीं मिलेगा, जैसी गई वैसी बाहर निकल गई। अगर अनइफेक्टेड पीपीएल है तो हम कहेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब हमारे कंपाउंड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो इनएक्टिव है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर रहा है। अगर हमारी लाइट फॉर एग्जांपल घूम गई तो हम ये देखेंगे किस दिशा में घूम गई। अगर क्लॉकवाइज घूम गई थीटा डिग्री पर तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल, तो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम डी प्लस, स्मॉल डी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारी जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पे घूम गई, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल अगर हो गया तो भी कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इस कंपाउंड को अपन लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन लोग, लीवो रोटेटरी। ठीक है, ध्यान से समझना। तो लीवो रोटेटरी कब कहा जाएगा, जब जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब हम लोग बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देता है तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम L माइनस लिखते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम D, स्मॉल d और प्लस लिखते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमें कब देखने के लिए मिलेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और पोलरीमीटर का यूज़ करेंगे, तब हम पता लगा पाएंगे कि हमारा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो ये कौन सा पार्ट है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है। दोनों फॉर्म में वो कंपाउंड मिलेगा, डेक्स्ट्रो के रूप में भी मिलेगा और लीवो के रूप में भी मिलेगा। ये करके देख सकते हैं। और जहां मैंने डाइसिमेट्री या कायरलिटी के बारे में डिस्कस किया, वहां हम कंपाउंड को देख करके पहचान सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर हम पता लगाएं कि वो डेक्स्ट्रो है या फिर वो लीवो है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब देखते हैं बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत पूछी जाती है बच्चों। एक होता है थीटा, जिसको अपन लोग कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन।
या जिसको अपन लोग कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन। हमने आपसे क्या बोला कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया और उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारा, प्लेन पोलराइज लाइट घूम गई, मान लो 52 डिग्री पे घूम गई, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 52 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया 52 डिग्री। चूंकि क्लॉकवाइज घूमी गई थी तो हमने इसको लिख दिया प्लस 52 डिग्री। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमा होता, मान लो 30 डिग्री, तो लिखते माइनस 30 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस का साइन आएगा और क्लॉकवाइज के लिए किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। मगर समस्या इस चीज़ की है कि अगर हमारे पास जो ट्यूब है, देखो इसी ट्यूब में से तो हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया था, इस ट्यूब में से ही तो हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया था, और प्लेन पोलराइज लाइट जब ट्यूब से बाहर निकली थी तो वो घूम गई थी। अब वो किस दिशा में घूम गई थी ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा। तो अब देखो, सोचो कि अगर किसी बच्चे ने ट्यूब छोटी सी ले ली तो लाइट को छोटी दूरी चलनी पड़ी होगी तो रोटेशन कम होगा। अगर किसी बच्चे ने लंबी ट्यूब ले ली तो लाइट को ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब रोटेशन का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब रोटेशन जो है वो लेंथ ऑफ ट्यूब पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, अगर इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन भरा था, अगर वो सॉल्यूशन डाइल्यूट भर दें, तनु विलयन भर दें, डाइल्यूट सॉल्यूशन भर दें, तो एंगल ऑफ रोटेशन अलग आएगा। और अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भर दिया तो एंगल ऑफ रोटेशन अलग आएगा। मतलब जो थीटा है, जो एंगल ऑफ रोटेशन या जिसको ऑप्टिकल रोटेशन कह रहे हैं, इसका जो वैल्यू है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात कौन सी होती है कि हमारी लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है, और दूसरी बात कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बदल दें या लेंथ बदल दें तो थीटा का वैल्यू बार बार बदल जाएगा, एक ही सब्सटेंस के लिए वैल्यू बदल जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने एक नया टर्म इस्तेमाल किया जिसको अपन लोग कहते हैं अल्फा। इसको अपन लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। और स्पेसिफिक रोटेशन को निकालने के लिए सूत्र बन दिया थीटा अपॉन सी इंटू एल। ये होता है फॉर्मूला स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड आउट करने का। अब बच्चों, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, इसमें सी का वैल्यू फिक्स कर दिया। सी का वैल्यू क्या कर दिया 1 ग्राम पर ml। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन हमने ली वो कितनी ली 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो किस कॉन्सेंट्रेशन का बनाया 1 ग्राम पर ml। और दूसरा जो लेंथ ऑफ ट्यूब ली L, वो कितनी ली 10 सेंटीमीटर, जिसको अपन लोगों ने लिख दिया 1 डेसीमीटर। ये हमने फिक्स कर दिया कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ट्यूब की लेंथ कितनी लेंगे 1 डेसीमीटर। और जब भी हम सॉल्यूशन भरेंगे वो सॉल्यूशन किस कॉन्सेंट्रेशन का भरेंगे 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन भरेंगे, 1 डेसीमीटर लेंथ की ट्यूब लेंगे और फिर उसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएंगे या गुजारेंगे, तो जिस एंगल पर भी वो घूमेगा, देखो अब C की वैल्यू 1 हो गई, L की वैल्यू 1 हो गई, तो अल्फा बराबर थीटा हो गया। तो जो भी एंगल हमको मिलेगा, अब वो एंगल जो है वो स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा, जिसको अपन लोग कहते हैं अल्फा। तो आपने क्या समझा कि जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन था या जो एंगल था, नॉर्मल एंगल था थीटा, वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा था। एक बात थी लेंथ ऑफ ट्यूब, दूसरी थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब को 1 डेसीमीटर रख दें और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को 1 ग्राम पर ml ले लें, तो जो भी रोटेशन हमको मिलेगा, जो भी ऑप्टिकल रोटेशन हम लोगों को मिलेगा, वो अब ऑप्टिकल रोटेशन ना कहला करके स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा। और किसी भी कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू फिक्स होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी नोटिस करे, वो वैल्यू उतनी ही आएगी जो उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकाला जाता है, उसका ये फॉर्मूला है। क्यों निकालना पड़ा स्पेसिफिक रोटेशन, ये मैंने रीज़न क्लियर किया है। तो देखो, अगर थीटा ज़्यादा था तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी ज़्यादा थी। अब थीटा ज़्यादा किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ा करके भी किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन को बदल करके भी थीटा का वैल्यू बदला जा सकता है। तो जो थीटा है, जिसको अपन लोग ऑप्टिकल रोटेशन कह रहे हैं, ये डिपेंड करता था दो चीज़ों पर, लेंथ ऑफ ट्यूब पर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस सॉल्यूशन। तो इन दोनों चीज़ों को हमने क्या किया, फिक्स किया, और फिक्स करके एक फॉर्मूला बनाया।
अल्फा बराबर थीटा अपॉन एल इंटू सी, जहाँ अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है, एल क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब है, सी क्या है, ग्राम पर मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर एल का वैल्यू हम 1 डेसीमीटर और सी का वैल्यू 1 ग्राम पर एम ले लें तो अल्फा बराबर थीटा आएगा, और तब जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा या जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, वही ऑप्टिकल रोटेशन उस कंपाउंड का क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फॉर्मूले को देख लीजिए। अभी मैं जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चंस के दौरान आपको इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें लगता है स्पेसिफिक रोटेशन आप सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया प्रैक्टिकली करने का। अब हर कंपाउंड को प्रैक्टिकली जाके तो कर नहीं पाओगे, तो अब हम लोग थोड़ा सा जो मैंने चीज़ बताई है उसी चीज़ को देख रहे हैं। हाउ टू नो दैट द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अब हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है। अब हर बार हम प्रैक्टिकल थोड़ी ना करेंगे, हर बार प्रैक्टिकल करके ये थोड़ी ना पता लगाएंगे कि घूम रहा है नहीं घूम रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हम देख के नहीं बता पाएंगे। सॉरी, हर बार प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोगों को स्ट्रक्चर कॉपी पर बना हुआ देखना है, पेपर में देखना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और डिसीजन लेना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। इसी चीज़ पर बात करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉलिक्यूलर कायरलिटी होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल हमारा कायरल होना चाहिए, और मॉलिक्यूल कायरल होने का मतलब है हमारा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, डाइसिमेट्रिक होना चाहिए। और डाइसिमेट्रिक का जो मतलब है वो है उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी उसमें नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा जो कंपाउंड है उसको अगर हम मिरर इमेज के फॉर्म में बनाएं तो वो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। मतलब जो कंपाउंड है वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए। या कहें तो हैंडेडनेस, या जैसे हमारे हाथ होते हैं, हाथ होने का मतलब ये है जैसे ये हमारे हाथ हैं, ठीक है। अब हम इन हाथ को कहें कि हाथ के ऊपर हाथ रखो। देखो बच्चों, हाथ के ऊपर हाथ रखने का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मत करना, प्लेन चेंज नहीं करना है। हम अपने हाथों को सरका करके एक के ऊपर एक रखेंगे। तो आप बताओ क्या हमारी फर्स्ट फिंगर के ऊपर फर्स्ट फिंगर आ रही है, नहीं आ रही है। फर्स्ट फिंगर के ऊपर हमारी लास्ट फिंगर आ रही है। क्या हमारे अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा जो हाथ है वो हमारे मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो सुपर इम्पोजिबिलिटी हम दो स्टेप में चेक करते हैं। पहले हाथ को ऐसे रखेंगे डायरेक्ट, उसके बाद हम अपने कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के बाद फिर रखेंगे। तो दोनों केस में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि द कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, हैंडेडनेस उसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कि हाँ ये कंपाउंड कायरल है, और ये कंपाउंड कायरल है मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो ये दो रूप हैं, दो मिरर इमेज जो हैं, उसमें से एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये दोनों जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है एक दूसरे की, इसी को अपन लोग बोलते हैं एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन भी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हमारा कंपाउंड कायरल है मतलब डाइसिमेट्रिक है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और उसकी जो मिरर इमेज है जो हमने तैयार करी है, अगर वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर उसमें देखने के लिए मिलती है, तब हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, कायरल है, या वो कंपाउंड कायरलिटी को रखता है, डाइसिमेट्रिक है, और वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और वो जो दो कंपाउंड हमने बनाए हैं, एक मिरर इमेज से पहले और एक मिरर इमेज के बाद, तो वो जो दो कंपाउंड हमने बनाए हैं उनमें से एक क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये दो तरह के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एक हो जाएगा डेक्स्ट्रो, एक हो जाएगा लीवो, और इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एनेंशियोमर्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एनेंशियोमर्स मैंने आपको अभी हाल समझाया, वही लिखा हुआ है। देखो एनेंशियोमर्स के बारे में लिखा है
पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का ऐसा पेयर जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। जैसे ये कंपाउंड ही चेक कर लो बच्चों, ये जो कंपाउंड हमने बनाया हुआ है, इस कंपाउंड को देखो, CH3 के ऊपर CH3 है, अगर हम इसको इसके ऊपर रख दें तो COOH के ऊपर क्या आएगा, H। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 मिनट के लिए देखो ऐसे करते हैं, मैं इस कंपाउंड को बनाता हूँ, CH3 इस तरह से बना रहा हूँ, HOH, ठीक है, एंड COOH। ये देखो, ये हमने एक कंपाउंड बनाया। तो सर ये तो अलग तरह का बना था बेटा, ये वेज डैश फॉर्म है या फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर है, और ये मैंने इसको फिशर प्रोजेक्शन में बना दिया। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसको समझाना थोड़ा हमारे लिए आसान है। अभी मैं ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अभी आगे की क्लास में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो आपको और बेहतर चीज़ समझ में आएगी। बच्चों ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और ये हमने यहाँ रखा मिरर, और इस मिरर इमेज पर हमने इमेज बनाया। तो देखो H का इमेज H, OH का इमेज OH, ऊपर CH3 का इमेज CH3 और COOH का इमेज COOH, यही रहेगा। अब बच्चों सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या होता है, इसको समझना। सुपर इम्पोज करने का मतलब ये होता है कि हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, और इस कंपाउंड को हमने इसके ऊपर रख दिया, देखो ऐसे। अब आप बताओ, देखो CH3 के ऊपर CH3 दिख रहा है, COOH के ऊपर COOH दिख रहा है, मगर OH के ऊपर क्या आ गया, देखो ये OH के ऊपर क्या आ गया, ये H आ गया, H के ऊपर क्या आ गया, OH आ गया। तो सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब सुपर इम्पोज नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री। ये देखो 180 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद अब हम फिर इस कंपाउंड को सुपर इम्पोज कराएंगे। तो आप कहोगे देखो OH के ऊपर OH आ गया, H के ऊपर H आ गया, मगर अब देखो CH3 के ऊपर क्या आ गया, COOH, और COOH के ऊपर क्या आ गया, CH3। तो देखो दोनों ही परिस्थितियों में सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना। ना तो पहले हो रहा था सुपर इम्पोज, और ना 180 घूमने के बाद हो रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये बोलेंगे दीज कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इन्हीं को बोलते हैं एनेंशियोमर्स। अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा, कहोगे सर कैसे पता चला डेक्स्ट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीवो मान सकते हो। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, और अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, और इसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। अब सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है। अब बच्चों अगर कोई कहे कि ये स्ट्रक्चर से सर आपने ये स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपनी आँखें, ये आपकी आँख है, आपने अपनी आँख से इसे देखा, तो आँख से क्या देखा कि ये जो H है वो दाहिनी तरफ है, OH कहाँ है, बाईं तरफ है। देखो जब हम ऐसे झांक के देखेंगे, ऐसे झांक के देखेंगे तो OH ऊपर वाले हाथ की तरफ है, दाहिनी तरफ है, और OH कहाँ है, बाईं तरफ है। तो आप ऐसे लाइन बना दो, ये दायां है, ये बायां है। तो दाहिनी तरफ क्या था, H, और बाईं तरफ क्या था, OH। अब जो ऊपर था वो ऊपर लिख दो, CH3, जो नीचे था वो नीचे लिख दो। नीचे कौन था, ये COOH। इस तरह से बच्चों ध्यान से समझना,
आँख से जब हम देखेंगे तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है वेज। हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक देखेंगे वेज को, वेज देखेंगे, और एक देखेंगे हम डैश को। ध्यान समझना, ये डैश है। केवल दो ही चीज़ों को देखना है, एक वेज को देखना है और दूसरा डैश को देखना है। वेज और डैश एक लाइन पे रहते हैं, वेज और डैश एक लाइन पे रहते हैं। वेज अगर दाहिनी तरफ है तो OH हमारा बाईं तरफ होगा, बाकी का बचा हुआ जो ग्रुप है, CH3 ऊपर था तो CH3 ऊपर रख दो, COOH नीचे था तो नीचे रख दो। तो ये वेज डैश था और ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है, ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मीन्स बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और इनको हम एनेंशियोमर्स कहेंगे। एनेंशियोमर्स को पहचानने का तरीका है, एनेंशियोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डिफर अगर कुछ होता है तो वो है बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो लिखा है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है जिसको हम एनेंशियोमर्स कह रहे हैं। दे डिफर इन रोटेशन ऑफ PPL। ये प्लेन पोलराइज लाइट में जो बिहेवियर है बस उसके प्रति अपना बिहेवियर अलग शो करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स में अगर एक D है तो एक L होगा। आप कहोगे कौन सा D है कौन सा L है, तो ये आप देख करके नहीं बता सकते हो कि कौन सा D है कौन सा L है। इसको जांचने के लिए आपको पोलरीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप पता लगा पाओगे ये D है ये L है। मगर D और L को देख करके जब हम नहीं पता लगा पाते हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एनेंशियोमर्स हैं, ये और ये कंपाउंड एक जैसे नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अभी हम RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो RS कॉन्फ़िगरेशन में हम पता लगाएंगे ये R है, ये S है, या ये S है, ये R है। तो ये जब हम पता लगा लेंगे तो R है और S है, तब हम कहेंगे ये एनेंशियोमर्स हैं। अगर एक R है और उसी जैसा कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है और अगर वो S है तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे हैं, एनेंशियोमर्स हैं। अगर मान लो R है और दूसरा स्ट्रक्चर भी हमने उसी जैसा बनाया है और वो भी R निकला है, तो R है तो हम कहेंगे ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। SS है तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। एक R है एक S है तो हम बोलेंगे कि ये एनेंशियोमर्स हैं। तो जांचने के लिए हमें RS कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम आगे देखते हैं, बट फिलहाल एनेंशियोमर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एनेंशियोमर्स में ही हम लोगों को आगे एक टॉपिक सीखना है, कायरल सेंटर। ध्यान से सीखना बच्चों, कायरल सेंटर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कायरल सेंटर, अब फिर एक समस्या आ गई कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे, आपने कहा पोलरीमीटर से। अब कहोगे सर हर कंपाउंड को हम पोलरीमीटर से चेक करने थोड़ी ना जाएंगे, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत चेक करो। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तब हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। आप कहोगे सर ये तो बड़ा झमेले वाला काम है, पहले कंपाउंड बनाओ फिर उसकी मिरर इमेज बनाओ फिर उसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करो, तो इसमें तो बहुत समय लग रहा है। तो इस समय को बचाने के लिए एक और चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान गया, और वो ध्यान था कि हम पहले कायरल सेंटर पता करेंगे। कायरल सेंटर का मतलब है कि हम ऐसा सेंटर पता करेंगे, कायरल सेंटर का मतलब है कायरल कार्बन पता करेंगे। कायरल कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब जिसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ में उसकी जो 4 वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। मतलब एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हों और चारों बॉन्ड सिंगल हो, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हों, ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। और इस सेंटर को जो कि कार्बन पर हम चेक कर रहे हैं ना, तो वो जो सेंटर है उसी को क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। तो वो जो कायरल सेंटर है हम पहले कंपाउंड में वो देखते हैं। हमारे पास कोई भी कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ है और पूछा गया है क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम तुरंत मिरर इमेज बनाने का काम नहीं करेंगे, हम तुरंत सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करने का काम नहीं करेंगे, तुरंत हम पोलरीमीटर में ले जाने का काम नहीं करेंगे। पहले हम उस कंपाउंड को प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन में लेंगे और ये देखेंगे क्या इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है।
क्या इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है? और कायरल कार्बन देखना बड़ा आसान है, आपको केवल क्या चेक करना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड कायरल है, मतलब इसमें कायरल सेंटर है। अब अगर कायरल सेंटर है तो 2 केस बनते हैं कि कायरल सेंटर कितने हैं। अगर एक कायरल सेंटर होगा, एक कायरल सेंटर होगा तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, वो कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा और प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। उसका एक मिरर इमेज भी प्रकृति में कहीं होगा और वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर एक कायरल सेंटर है, और अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कायरल सेंटर 2, 3 कितने भी हैं तो क्या उसमें सिमेट्री मौजूद तो नहीं है। अगर हमारे में 2 कायरल सेंटर हैं और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर कायरल सेंटर 2 हैं, 3 हैं और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गई, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, भले 2 कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर क्या होता है, हमें ये चीज सीखनी है। इसको देख लो, कायरल सेंटर के लिए क्या क्या जरूरी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, और ऑल 4 वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड, ये जो कार्बन है ये कायरल है, या कहें तो ये कायरल सेंटर है। जैसे इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन में 4 वैलेंसी हैं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। अब देखो, एक तरफ F है, एक तरफ Br है, एक तरफ H है, एक तरफ Cl है। ये चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग है, तो ये कंपाउंड कैसा है? ये जो सेंटर है ये कैसा सेंटर है? ये कायरल सेंटर है। अब अगर इसको चेक करें तो देखो, इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। इसमें एक तरफ H है, एक तरफ D है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है। तो ये वाला कार्बन भी कैसा है? कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। यहाँ देखो, एक तरफ CH3 है, एक तरफ COOH है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है। ये वाला कार्बन भी कैसा है? कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है इसमें। यहाँ देखो, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड तो हैं, मगर H है, OH है, यहाँ OH है और ये भी OH है। देखो ये ग्रुप देखो सेम हो गए, तो ये वाला कायरल सेंटर इसमें नहीं है। चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ देखो, तो इस वाले कार्बन में एक तरफ COOH है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, और एक तरफ ये बड़ा सा ग्रुप है, ये बड़ा सा ग्रुप है। तो हम कहेंगे ये वाला कार्बन तो कायरल है। अब अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तरफ H है, एक तरफ COOH है, एक तरफ OH है, और एक तरफ ये बड़ा सा ग्रुप है। तो देखो, ये वाला कार्बन भी कैसा है? कायरल है। तो इसमें 2 कायरल सेंटर हैं। अब 2 कायरल सेंटर के बाद अब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो, इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं है, कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये तो ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। ये तो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जिसमें एक कायरल सेंटर है, ये कैसा होगा? ये होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाएगा, और इसका जो मिरर इमेज होगा वो इसका ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगा। मगर जिसमें 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर हम यहाँ पर एक प्लेन बनाए, बीच से काट दें इसे, तो बताओ, इस तरफ COOH है और नीचे की तरफ क्या है? H। तो देखो सेम चीज़ नहीं दिख रही है ना, तो हम कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मौजूद नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड कैसा होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 कायरल सेंटर हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मान लो अगर हम ये एग्जांपल ले लें, COH H, COH H,
COOH COOH। तो देखो ये कंपाउंड है, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, मगर इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें दो दो कायरल सेंटर हैं, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो दो कायरल सेंटर या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर मौजूद हों और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऐसे कंपाउंड को अपन लोग कहते हैं मेसो कंपाउंड। इसको वो क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड। और मेसो कंपाउंड में अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको अपन लोग बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। तो मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, मगर मेसो कंपाउंड में कायरल सेंटर्स पाए जाते हैं, उसके बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तब हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड्स कहते हैं। तो आई थिंक कायरल सेंटर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। वही जो मैंने बोला है, यही लिखा हुआ है रूल नंबर 1 में। क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपाउंड हैज वन कायरल कार्बन या सेंटर देन द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड फाउंड इन टू फॉर्म्स which are non-superimposable mirror image of each other and known as enantiomers। अगर एक कायरल कार्बन है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो फॉर्म में पाया जाएगा, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, और इनको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। और रूल नंबर 2 क्या है, इफ द कंपाउंड हैज मोर देन वन कायरल कार्बन, अगर इसमें एक से ज्यादा कार्बन है, देन द कंपाउंड मे बी डाइसिमेट्रिक और नॉट, मे बी और नॉट, मतलब हो भी सकता है डाइसिमेट्रिक और नहीं भी हो सकता है, दैट इज मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ देखी जाती है। अब कब होगा, जब कायरल सेंटर एक से ज़्यादा हो मगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तब तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर उसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हैं और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिल गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिल गई, तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसी चीज़ को अपन लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास कुछ फॉर्म है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। आपको 4 चॉइसेस दी हुई हैं, आपसे पूछा है कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पहला है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, आप इसका फॉर्मूला बनाओ, CH3 CH2 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 Cl, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। आप देखो इसमें कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देख लो, इसमें 3 H हैं, इसमें 2 H हैं, 2 H हैं, 2 H हैं, तो चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से होनी चाहिए ना कार्बन की, तो यहाँ तो 2 H हैं, दैट मीन्स 2 वैलेंसी तो सेम ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ये कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड को बनाते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH Cl एंड CH3। बच्चों इसको पढ़ा जाता है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसमें इस वाले कार्बन को देखो, इसमें एक तरफ क्या है, C2H5, एक तरफ क्या है, Cl, एक तरफ क्या है, CH3, और एक तरफ क्या है, H। तो देखो इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल, और ये कायरल कार्बन है, और एक कायरल कार्बन है केवल, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। बच्चों देखो ये होता है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इसको अपन लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ये आइसो है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें देखो कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक टाइप का नहीं है, तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और टर्सरी पेंटिल क्लोराइड, इसको भी देख लो, देखो ये हमारा टर्सरी है, CH3C
CH3 CH3, इसको कहते हैं टर्सरी, 4 कार्बन हो गए, पेंटिल है तो एक और ले लो कार्बन और Cl, इसको बोलेंगे टर्सरी पेंटिल क्लोराइड। इसमें भी कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक टाइप का नहीं है, तो ये भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो कंपाउंड है यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन या एक कायरल कार्बन है और इसी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो, आपको कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है। कायरल सेंटर का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है। आप बताओ, इस वाले कार्बन में एक तरफ H, एक और H, 2 H सेम हो गए, यहाँ भी H H, यहाँ भी H और H। तो यहाँ कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। तो ये वाला कैसा है, नो कायरल सेंटर, नो कायरल कोई भी कायरल सेंटर इसमें नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है। अब एक तरफ देखो, ये एक कार्बन और यहां पर भी देखो एक कार्बन, ये। तो बच्चों ये दोनों एक जैसी चीज है, जितना जाने पर ये मिल रहा है उतना ही जाने पर ये मिल रहा है, और इसके आगे जो मिल रहा है उसके आगे ये भी मिल रहा है। तो ये चीज सेम मानी जाएगी, ये चीज सेम ग्रुप को बताएगी। तो यहां पर भी कायरल सेंटर नहीं है। मगर जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां देखो, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ जाने पर ये वाला कार्बन मिल रहा है और एक तरफ जाने पर कार्बन सीधा नहीं मिल रहा है, उससे एक ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ अलग को, ये एक अलग चीज़ बताएगी और ये एक अलग चीज़ बताएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला सेंटर कैसा है, कायरल। और सेम टू सेम अगर हम इस वाले कार्बन को देखें तो एक तरफ क्या है H, एक तरफ क्या है CH3, एक तरफ ये वाला ग्रुप है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन भी कैसा है, कायरल। तो इसमें दो दो कायरल सेंटर हैं, इसमें दो दो कायरल सेंटर हैं। और यहाँ पर भी क्या है, दो दो कायरल सेंटर है, इवन तीन तीन कायरल, नहीं दो कायरल सेंटर है। ये वाला सेंटर कायरल है, देखो एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ जाने पर वो CH3 वाला ग्रुप है और एक तरफ जाने पर OH वाला ग्रुप है। तो चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। तो ये वाला सेंटर कैसा है, कायरल, और ये वाला सेंटर भी कैसा है, कायरल। और ये वाला सेंटर कायरल नहीं है, ध्यान से समझना। एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3, एक तरफ H, और इस तरफ जो ग्रुप है वही ग्रुप तो इस तरफ है। तो ये वाला सेंटर कायरल नहीं है, इसमें दो कायरल सेंटर होंगे, दो कायरल सेंटर होंगे। मगर ध्यान रखना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और यहाँ पर दो कायरल सेंटर हैं, कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल सेंटर हैं, कोई सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ देखो, अगर हम प्लेन को काटें तो दो बराबर भागों में ये बढ़ जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बच्चों आप देखो कायरल सेंटर कैसे चेक करते हैं, कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। आई थिंक आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम लोगों को ये फ्लाइंग वेज से फीचर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोगों को RS नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ना है। तो इसके बाद वाले टॉपिक को अब हम अगली क्लास में कवर कर देंगे, और बाकी बची हुई आइसोमेरिज्म का जितना कुछ भी हिस्सा है ये हम लास्ट क्लास में आपकी कवर कर देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको IUPAC वाला ये सेगमेंट पूरा समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप जब घर में क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे। और यदि कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे, मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।